इमेज बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं नीट पीजी में, आप सबको पता है ये। पर जब भी आप इमेज बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं तो आप क्या करते हैं, आप सिर्फ इमेज बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं। हाँ, ये सब्जेक्ट से ये इमेज आई थी, ये सब्जेक्ट से ये इमेज आई थी, चलो इसको क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं। ये तरीके से शायद आप बहुत कुछ रिटेन नहीं कर पाएंगे। पर जो सीरीज हमने चालू की है आरआरआर, दैट इज रैपिड रिकॉल रिवीजन, उसमें आज अपन क्या करेंगे, इमेज बेस्ड क्वेश्चन तो लेंगे, पर साथ साथ में उस इमेज से रिलेवेंट पॉइंट्स, उससे रिलेटेड अगर कोई और टॉपिक साथ में जुड़ता होगा तो उससे भी रिलेवेंट पॉइंट्स ले लेंगे और उसको पढ़ के जाएंगे। उसके साथ साथ में सेशन की भी पीडीएफ मैं नीचे डाल दूंगा, पीडीएफ देख लेना। आप सबको मैंने मेगा रिकॉल सेशन के बारे में बताया था, आप सबकी राय है कि भैया हाँ अपने को रिकॉर्डेड लेना चाहिए, और ठीक है मेरा पर्सनल ओपिनियन मैंने पहले बोला था कि भाई लाइव लेना था ज्यादा सही होगा, पर हाँ मेरे को समझ में आया कि रिकॉर्डेड थोड़ा सा इसलिए भी सही हो सकता है आप लोगों के लिए कि आप उसको थोड़ी सी स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हो, बार बार भी देख सकते हो। लाइव में सबका टाइम एक साथ बैठता है कि नहीं बैठता है तो वो अपने को श्योर नहीं था, इसलिए अपन रिकॉर्डेड डालेंगे, संडे डालेंगे मोस्ट लाइकली, यही वाला अपकमिंग संडे जो आने वाला है। बस आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कौन से टाइम पे डालना है। मैं आपको 3 चॉइसेस दे रहा हूं, 11 बजे डालूं, 1 बजे डालूं दोपहर में, 11 बजे दिन में, 1 बजे दोपहर में, या 7 बजे शाम में। इन तीनों टाइम पे कौन से टाइम पे डालना है वो मेगा रिकॉल सेशन टॉपिक बहुत बढ़िया सुने हैं मैंने, बहुत बढ़िया टॉपिक डालेंगे अपन, अलग अलग सारे सारे सब्जेक्ट का कुछ कॉम्बिनेशन लेकर अपन आए हैं। उसके साथ साथ में एक और चीज, जो मैं सवाल पूछता हूं मैं देख रहा हूं अब आप आंसर बराबर करते हैं, उसका आंसर मैं इसलिए करने बोलता हूं जिससे आपका क्या है मेमोरी बढ़ते रहेगा और आप भी थोड़े इंटरेक्टिव रहेंगे, और मेरे को भी लगेगा कि हाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, और थोड़ी मेहनत का फल भी तो मिलना ही चाहिए। और उसके साथ साथ एक और चीज बता दे रहा हूं मैं कि जब मैं सेशन डाल रहा हूं मेगा रिकॉल, तो उस सेशन के लिए एक चीज मेरे को आपसे चाहिए, क्या चाहिए कि जो ये वीडियो अभी डल रहा है ये अपने मेगा रिकॉल सेशन के पहले शायद एक वीडियो इसके पहले ही है ये, तो अपने को इस वीडियो के नीचे कम से कम मिनिमम 200 कमेंट चाहिए। अगर 200 कमेंट सवाल के साथ मिला के कुछ भी आप बेहतर अच्छा कमेंट करेंगे और वीडियो को फॉरवर्ड करेंगे तो मेगा रिकॉल सेशन आपके लिए जरूर प्रस्तुत होगा। चलो चालू करते हैं अपन। सबसे पहले हमेशा आपको जब भी कैनुला का साइज आता है, कैनुला के साइज के ऊपर हमेशा सवाल पूछे गए हैं। कैनुला के साइज 14 गॉस टू 16 गॉस, मैंने जो अपने समय में याद किया था वो ऐसा किया था कि ओ ग्रे ग्रीन पिंक बॉल, येलो और पर्पल। ओ ग्रे ग्रीन पिंक बॉल तो आप इजीली याद कर सकते हो, येलो पर्पल को ऐसे याद कर लेना कि जो 4 है वो वाई बना देता है तो येलो हो जाता है, 6 है 6 को उल्टा कर दो तो पी तो पर्पल बना देता है। उसके अलावा अगर ये नहीं पता रहे तो सिर्फ इतना पता रख लो, ये डायग्राम तो भाई सदियों से चलता आ रहा है, न जाने कितने लोगों ने इस डायग्राम के बारे में बता दिया है कि नीचे लावा रहता है वो ऑरेंज कलर का है, उसके बाद उस पर सॉइल आती है वो ग्रे कलर की है, फिर एक पौधा उग रहा है उसकी ग्रास जो है वो ग्रीन कलर की है, फिर उसमें से गुलाब निकल रहा है वो पिंक कलर का है, फिर ऊपर आसमान है वो ब्लू कलर का है, और जो अपना सन है वो तो येलो कलर का है। तो आप सबको पता है, जैसा भी आपको उचित रहे याद करना, पर आप जैसे इसके आंसर सॉल्व करने लग गए, सही जवाब देने लग गए, उन्होंने ये सवाल ही पूछना छोड़ दिया। वो पूछने लगे हैं क्लिनिकल क्वेश्चन इसमें से, क्या कि आइडियल कैनुला साइज फॉर रैपिड फ्लूइड रिससिटेशन कौन सा होगा। तो इधर अगर आपके सवाल में 14 या 16 गॉज है तो ये आंसर है। फिर वो पूछने लगे कि मिनिमम कैनुला साइज फॉर सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है, तो वो है 18 गॉज, आपको ये पता रखना है। उसके बाद कैनुला साइज यूज फॉर पीडियाट्रिक पेशेंट क्या है, तो वो है 22 या 24 गॉज। जैसे ही मैंने बोला कि मिनिमम कैनुला साइज फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज 18 गॉज, आपका दिमाग घूम जाना चाहिए कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी सवाल आते हैं। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से क्या क्या सवाल आते हैं, जो मेजर सवाल पूछे जाते हैं वो ये पूछा था, सारे पीवाईक्यूज हैं ये, कि मोस्ट कॉमन ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कौन सी है। फेब्राइल नॉन हेमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इज द मोस्ट कॉमन रिएक्शन। कौन सा ब्लड ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, वो है ओ नेगेटिव। कौन सा यूनिवर्सल प्लाज्मा डोनर ब्लड ग्रुप है, प्लाज्मा को डोनेट करने वाला कौन सा ग्रुप है, तो वो एबी ब्लड ग्रुप है। उसके बाद इंडिकेशन फॉर फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दैट इज एफपीपी ट्रांसफ्यूजन क्या है, कोआगुलेशन फैक्टर की डेफिशिएंसी हो या तो वारफेरिन रिवर्सल अगर करवाना हो तो उसमें आपको एफएफपी देना पड़ेगा। एफएफपी पे बार बार सवाल पूछा गया है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक बार देख लिया था कि मैसिव ट्रांसफ्यूजन की डेफिनेशन में क्या क्या आता है और क्या नहीं आता है, तो क्या आता है ये पता रख लो कि मोर देन 1 ब्लड वॉल्यूम रिप्लेस्ड इन 24 आवर्स और मोर देन 4 यूनिट्स इन 1 आवर, मोर देन 4 यूनिट्स इन 1 आवर इज द मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन फॉर यू। उसके बाद एक सवाल दे दिया कि आपके पास एक मरीज था, मरीज को आपने ब्लड ट्रांसफ्यूज किया, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूज किया उसको रिएक्शन होने लगी, तो आपकी इमीडिएट स्टेप क्या होगी, नेक्स्ट स्टेप क्या होगी। तो सबसे पहली स्टेप होना चाहिए कि ट्रांसफ्यूजन को इमीडिएटली रोक दो। उसके बाद और क्या क्या सवाल पूछे गए हैं कि बेस्ट कंपोनेंट कौन सा होता है सीवियर एनीमिया के लिए, तो वो पैक्ड आरबीसीज होती है। पैक्ड आरबीसीज में हमेशा याद रखना है कि वॉल्यूम ओवरलोड से बचना है। उसके बाद प्लेटलेट पे सवाल पूछते हैं कि प्लेटलेट का स्टोरेज टेम्परेचर क्या है, तो प्लेटलेट्स का स्टोरेज टेम्परेचर जो है वो रूम टेम्परेचर है 20 to 24 डिग्री सेल्सियस है। उसके साथ साथ में उसकी शेल्फ लाइफ कितनी है, तो उसकी शेल्फ लाइफ है 5 डेज। उसके बाद एफएफपी पे पूछा जाता है सवाल, एफएफपी पे क्या पूछा जाता है कि एफएफपी को किसमें स्टोर करना है, कितने डिग्री टेम्परेचर पे स्टोर करना है, तो वो -18 डिग्री सेल्सियस या उससे कम पे उसको स्टोर करना है। किसके लिए इस्तेमाल किया जाता
जाता है, कोगुलेशन फैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, वारफेरिन के रिवर्सल में भी ये दे सकते हो। उसके बाद एफएफपी और एक और कहां जगह देते हैं, क्लिनिकल कंडीशन, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना उसका आंसर। क्रायोप्रेसिपिटेंट में क्या क्या होता है भैया, क्रायोप्रेसिपिटेंट में होता है आपका फिब्रिनोजन, फैक्टर 8, वॉन विलिब्रांड फैक्टर और फैक्टर 13। ये वॉल्यूम रिप्लेसमेंट के लिए नहीं होता है, ये फैक्टर्स की डेफिशिएंसी होती है उसके लिए होता है। फिब्रिनोजन एक इंपॉर्टेंट फीचर है। फिब्रिनोजन किसमें बढ़ जाता है, तो एक बीमारी सोचते हैं उसमें डी डाइमर भी बढ़ता है, उस बीमारी का नाम भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। उसके बाद अगर आपके मरीज को रैपिड हिमोलिसिस हो रहा है, डीआईसी हो रहा है या फीवर हो रहा है, तो मतलब आपके मरीज को क्या है, अक्यूट हिमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है, एबीओ मिसमैच है। उसके किसके कारण होता है, ये सवाल पूछ लिया था एक बार। आईजीएम मीडिएटेड होता है, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन के साथ होता है। इतना तो आप सबको पता है कि आईजीएम अक्यूट इन्फेक्शन के लिए होता है, आईजीजी क्रॉनिक इन्फेक्शन के लिए होता है, ये तो आप समझ जानते ही हैं। उसके बाद आपको एक चीज देखना है कि फीवर आफ्टर ट्रांसफ्यूजन हो जाए मतलब क्या, इट इज फेब्राइल नॉन हिमोलिटिक रिएक्शन है। किससे कारण होती है, ड्यू टू साइटोकाइंस फ्रॉम डोनर डब्ल्यूबीसीज। आप जब जवाब देने लग गए थे कि फीवर ट्रांसफ्यूजन मोस्ट कॉमन रिएक्शन है, तो वो पूछने लग गए थे भैया कि किससे कारण होता है, तो आपको याद रखना है साइटोकाइंस फ्रॉम डोनर डब्ल्यूबीसीज के कारण फीवर हिमोलिटिक नॉन हिमोलिटिक रिएक्शन होती है। उसके बाद अगर आपके मरीज को हाइपोटेंशन है, रैश है और आईजीए की डेफिशिएंसी है, तो इट इज एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। अगर आपका मरीज आईजीए डेफिशिएंट है तो उसमें आपको क्या इस्तेमाल करना है, वॉश्ड आरबीसीज इस्तेमाल करना है। ये याद रखना कि आपके क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा दे रखा है कि आपका जो मरीज है वो आईजीए डेफिशिएंट है, तो उसमें आप कौन सी आरबीसीज यूज करेंगे, तो वॉश्ड आरबीसीज इज योर आंसर। आपको ये पता रखना है। ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस कौन कौन से होते हैं जो इंडिया में जिसकी स्क्रीनिंग मैंडेटरी होती है, कौन कौन से इन्फेक्शन है, एचआईवी, एचबीवी, एचसीवी, सिफिलिस और मलेरिया। ये 5 चीजें हैं। आप जब आप खुद का भी ब्लड ट्रांसफ्यूज करवाने जाएंगे तो 5 आपकी जांचें होगी, उसके बाद ही आपका ब्लड सिलेक्ट होगा। निकाल तो लेंगे खून में, पर बाद में सिलेक्ट कर डिस्कार्ड करना है, वो उनके ऊपर है। अगर आपको इसमें से कोई सा भी इन्फेक्शन निकल गया तो अब यहीं से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि एचबीवी और एचसीवी। एचबीवी की इंपॉर्टेंट चीज बता के जा रहा हूं मैं, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी के इन्फेक्शन में मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एक तो ये बताना। उसके बाद एक ये भी बताना कि मोस्ट डिलेड रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है एचबीवी का, ये भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। उसके अलावा एचसीवी से कौन सा कैंसर हो सकता है वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। ये तीनों सवाल के आंसर चाहिए मेरे को। उसके बाद आपके पास एक सवाल आता है दैट इज ट्राली। ट्राली मतलब ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड अक्यूट लंग इंजरी। कितने घंटे के अंदर अंदर होती है, 6 घंटे के अंदर अंदर होती है। नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडीमा होता है इसमें। किसके कारण होता है, ये डोनर की एंटी ल्यूकोसाइड एंटीबॉडी के कारण अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है। याद रखना, फीवर आफ्टर ट्रांसफ्यूजन किससे होता है, डोनर की डब्ल्यूबीसी से हो रहा था। और ट्राली जो होता है वो डोनर की एंटी ल्यूकोसाइड एंटीबॉडी से कारण होता है। ये दोनों चीजें याद रखना है। उसके बाद आयरन ओवरलोड इन रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन हो जाता है, जिससे क्या हो सकता है, सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस होती है। उसको किससे ट्रीट करना है होता है, आपको डेफ्रोक्सामिन से यूज करना होता है। उसके डेफ्रोक्सामिन से ट्रीट करना होता है। जैसे हीमोक्रोमेटोसिस आया, हीमोक्रोमेटोसिस वाली बीमारी होती है एक, उसका जीन कौन सा है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। जहां भी हीमोक्रोमेटोसिस पढ़ते हो साथ साथ में विल्सन्स पढ़ के ही जाना होता है। विल्सन्स की आंख वाली फोटो दिखा देते हैं बार बार, आंख वाली फोटो में केसर फिशर होती है। कौन सा जीन होता है विल्सन का, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। विल्सन में एक बीमारी होती है लिवर की, वो लिवर की बीमारी में एक गोली देते हैं जिसको कहते हैं रिफॉक्सिमिन। विल्सन के साथ साथ एक और डिजीज होती है जो होती है मेंकेस किंकिस डिजीज। उस मेंकेस किंकिस डिजीज का जीन कौन सा है वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। ऐसे पढ़ोगे तो सब याद रहेगा। छोड़ो, वापस आओ फोटो पे। क्या देखना है अपने को, मैं बता रहा था कि आपको ऐसी फोटो दे देंगे वो और कह देंगे आपने अभी ट्रांसफ्यूजन किया था और 3-4 घंटे में ऐसी पिक्चर आ गई, तो इट इज व्हाट, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, दैट इज ट्राली। उसके जैसे आपने ट्राली बोला तो ट्राली और टाको दैट इज ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड कार्डियक ओवरलोड, और ट्राली को आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। ट्राली में फीवर रहेगा और इसका इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल रहेगा। उसके साथ साथ में टाको में जो होता है इजेक्शन फ्रैक्शन डिक्रीज हो जाता है और फीवर नहीं रहता है। ये आपको मेजरली चीज पता रखना है। टाको में हाइपरटेंशन होता है, ट्राली में हाइपोटेंशन होता है। आप ऐसे भी क्वेश्चन को डिफरेंशिएट कर सकते हो। अक्यूट डिस्निया हाइपोक्सीमिया दोनों में हो सकता है। तो ये सवाल में ढूंढना, सवाल में से 2 ही चीज ढूंढना, एक तो बीपी देख लेना मरीज का और दूसरा इजेक्शन फ्रैक्शन देख लेना। अगर इजेक्शन फ्रैक्शन कम है देन इट इज टाको, इजेक्शन फ्रैक्शन इज नॉर्मल देन इट इज ट्राली इन योर रिएक्शन। जैसे ही मैंने आपको ये सारी रिएक्शन बताई उस पे बस आपको ये सवाल याद रखना है कि टाइमिंग से क्या क्या हो सकता है। अगर अक्यूट हिमोलिटिक रिएक्शन है तो वो 1 घंटे के अंदर अंदर हो सकती है। फेब्राइल नॉन हिमोलिटिक रिएक्शन विद इन 4 आवर्स होती है। ट्राली विद इन 6 आवर्स होती है। एलर्जी एनाफाइलेटिक रिएक्शन तो इमीडिएट होती है और डिलेड हिमोलिटिक रिएक्शन जो मोर देन 24 आवर्स के बाद होती है। इन कोई सी भी कॉम्प्लिकेशन होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, सबसे पहली स्टेप क्या होता है, सबसे पहली स्टेप इज स्टॉप द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये सारी टाइमिंग से। एक चीज मेरे को याद आई कि टाइमिंग से रिलेटेड और भी कुछ चीज होती है, वो होती है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, कि कौन से टाइमिंग पे कौन सी रिएक्शन हो रही है। तो लेट्स रीड अबाउट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। 4 तरीके की होती है। टाइप 1 क्या होता है, टाइप 1 इज इमीडिएट टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। एलर्जी आईजी इमीडिएट होता है, आईजी प्लस मास्ट सेल्स प्लस हिस्टामिन होते हैं इसमें, ये सबको पता है। बार बार सवाल पूछते हैं कि टाइप ई में कौन से इम्यून प्लेयर्स होते हैं, तो आईजी मास्ट सेल्स होते हैं, आपको ये पता रखना है। उसके बाद सवाल में पता रखना है कि एनाफाइलैक्सिस, एस्मा, अर्टिकेरिया और एलर्जिक राइनाइटिस, ये चारों
चीजें, कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, इट इज टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। बस मेरे को कमेंट बॉक्स में ये लिखकर बताना। बार बार सवाल पूछते हैं कि आईजीई कौन सी चीज से स्टिमुलेट होता है, कौन से टी हेल्पर सेल से स्टिमुलेट होता है, TH1 से कि TH2 से। एक सवाल तो ये बता देना, मैं बता के चले जाता हूं आंसर उसका। TH2 मीडिएटेड है आईजीई, एंटीबॉडी ऑफ कोर्स निकलती है तो TH2 से ही निकलती है। बस इस आईजीई को निकालने के लिए कौन सा इंटरल्यूकिन लगता है, स्पेसिफिक इंटरल्यूकिन की भी हिंट देके जा रहा हूं, 3, 4, 5 और 13, इन तीनों में से कौन सा एक आंसर है आईजीई को बुलाने वाला, वो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। उसके बाद में एलर्जिक राइनाइटिस मैंने आपको दे दिया है। एलर्जिक राइनाइटिस में वो डर्मा से एक सवाल पूछ लेते हैं भैया कि एक बच्चा आ रहा है, उसको एटोपिक डर्मेटाइटिस है, उसको यहाँ पे स्पेसिफिक साइन है, आंख के नीचे डबल फोल्ड बन रहा है, उस डबल फोल्ड को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि उसका आंसर क्या है। उसके बाद अपन आते हैं टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी जो थी वो एलर्जी थी, आईजीई मीडिएटेड थी। टाइप 2 जो होती है वो साइटोटॉक्सिक होती है, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी मीडिएटेड होती है। जैसे एंटीबॉडी वर्ड आया देन आईजीजी आईजीएम आपके पास आ गया। यहां से जैसे आईजीएम आया, मैं आपको एक और चीज बता के चाह रहा हूं कि आईजीएम जो होता है वो पेंटामर में होता है। ये बार बार सवाल पूछते हैं कि आईजीएम जो होता है पेंटामर में होता है। आईजीजी से एक सवाल पूछते हैं, वो आईजीजी से क्या सवाल पूछते हैं, कौन सी आईजीजी 1, 2, 3, 4 तरीके की होती है, कौन सी आईजीजी प्लासेंटा को ट्रांसफर कर सकती है और कौन सी नहीं कर सकती है। आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। वापस रिएक्शन पे आओ। टाइप 2 में क्या बता रखना है आपको, क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाते हैं। अगर सवाल में कहीं भी हिमोलिटिक एनीमिया आ जाए, गुड पास्टर सिंड्रोम आ जाए या आरएच इनकम्पेटिबिलिटी आ जाए, देन इट इज टाइप 2 रिएक्शन, दैट इज एंटीजन एंटीबॉडी मीडिएटेड। टाइप 3 में क्या होता है भाई, टाइप 3 में कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड होती है, इम्यून कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड होती है। एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनता है, वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करता है। इसमें कौन कौन सी बीमारी आती है, एसएलई, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस और सीरम सिकनेस। ये अगर 3 सवाल कहीं भी सवाल में आ जाए आपके 3 ये जवाब, तो आपकी जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है वो कौन सी वाली है, टाइप 3 वाली है। टाइप 4 में क्या बता रखना, इट इज डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 1 क्या थी, इमीडिएट टाइप। टाइप 4 क्या है, डिलेड टाइप। डिलेड टाइप किससे होती है, टी सेल मीडिएटेड होती है, CD4 CD8 होती है। CD4 CD8 में आपको बता रखना है कि जो टीबी में टेस्ट करते हैं पीपीडी का, उसके साथ साथ में कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस जो भी होता है, ये सारी टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हैं। ये आपको बता रखना है। एक लेप्रोमिन टेस्ट होता है भैया लेप्रेसी में, कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, कमेंट बॉक्स में आंसर लिख कर जाना। ये टेबल अगर नहीं भी याद रहे, जो सवाल पूछे जाते हैं उसको एक बार रिवाइज करवा के चले जाता हूं मैं, तो याद रहेगा। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, एनाफाइलैक्सिस या एस्मा। अगर आपको सवाल में दे दें कि एबीओ मिसमैच ट्रांसफ्यूजन हुआ है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से सवाल हुआ था, ये तभी अपन ने चालू किया था क्यों पढ़ना है हाइपर सेंसिटिविटी, कि अगर एबीओ मिसमैच ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हुई है तो मतलब कौन सी टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, इट इज टाइप 2, दैट इज एंटीबॉडी मीडिएटेड। एसएलई कौन सी टाइप की है, टाइप 3, दैट इज इम्यून कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड। उसके बाद पीपीडी और मॉन्टॉक्स टेस्ट कौन सा है, इट इज टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। उसके बाद एक चीज पता रखो कि एलर्जिक राइनाइटिस कौन से टाइप का, इट इज टाइप 1, ऑफ कोर्स यू नो। कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन वाया इम्यून कॉम्प्लेक्स ऑफ कोर्स इज टाइप 3। साथ साथ में पॉइजन आईवी और कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, व्हेनेवर कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस अकर्स, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस इज इक्वल्स टू टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। आपको ये बता रखना है। सारी अपन इमेज से खेल चालू किया था, तो इमेज पे आते हैं वापस इधर उधर घूम गए अपन। इमेज पे क्या, ये इमेज बहुत बार पूछी जाती है भैया आपसे एग्जाम में। सीधी सीधी इमेज है, आपको ये रिंकल्ड क्रम्पल्ड टिश्यू पेपर अपीयरेंस दिख रहा है, किस बीमारी में दिखता है भैया, गॉचर्स डिजीज में मिलता है। क्या क्या होता है गॉचर्स डिजीज में, एंजाइम डेफिशिएंसी के बारे में पूछ लेते हैं। एंजाइम कौन सा डेफिशिएंट होता है गॉचर्स में, ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज, बीटा ग्लूकोसाइडेज, ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज, बीटा ग्लूकोसाइडेज जो एंजाइम है वो डेफिशिएंट होता है। बार बार सवाल पूछा गया है। इनहेरिटेंस पैटर्न क्या, ऑटोसोमल रिसेसिव है, बहुत सारी चीजें ऑटोसोमल रिसेसिव है, हर चीज को याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ स्पेसिफिक आएगी उसको याद करवा दूंगा मैं, वो याद करके चले जाना, बाकी सब ऑटोसोमल रिसेसिव है, इतना मार्क करके आ जाना, विश्वास रख लो मेरे पे इतना। उसके कैरेक्टरिस्टिक चीज क्या दिखती है आपको, बोन मेरो बायोप्सी पे गॉचर सेल्स दिखते हैं। गॉचर सेल्स क्या होते हैं, दिस आर मैक्रोफेजेस विद क्रम्पल्ड टिश्यू पेपर साइटोप्लाज्म। उसके बाद मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा होता है गॉचर का, टाइप 1। बहुत सारे टाइप होते हैं, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ इतना पता रखो कि मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा है, टाइप 1 है, नॉन न्यूरोनोपैथिक। उसके बाद डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या है, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी देने लगे हैं भैया अपन। जैसे आप गॉचर डिजीज पढ़ के जाते हो, इसको आपको डिफरेंशिएट करना पड़ता है किससे, नीमन-पिक डिजीज से। नीमन-पिक डिजीज में कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट होता है, स्विंगोमाइलिनेज। उसका इनहेरिटेंस पैटर्न क्या, ऑटोसोमल रिसेसिव। मैंने बोला सब मान के चलना ऑटोसोमल रिसेसिव है, जो एक्सेप्शन होगा बता के जाऊंगा मैं। क्लासिकल रेटिनल फाइंडिंग क्या होती है इसमें, चेरी रेड स्पॉट देखे जाते हैं इसमें। इसकी बायोप्सी में कौन से सेल देखते हैं, तो फोम सेल्स देखने मिलते हैं। फोम सेल्स क्या होते हैं, लिपिड लेडन मैक्रोफेजेस होते हैं। इसकी हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट चीज देंगे आपको, वो हेपेटोमेगाली दे देंगे। उसका इसका मोस्ट सीवियर टाइप कौन सा है, टाइप ए है, अक्यूट न्यूरोनोपैथिक वाला टाइप है। उसके बाद फोम सेल्स कैसे दिखते हैं, ये फोटो दिखाकर जा रहा हूं मैं, क्रम्पल टिश्यू अलग था, ये फोम अलग है, लिपिड लिपिड जैसा दिख रहा है। उसके बाद मैं यहाँ लिपिड लिपिड बोल ही रहा हूं तो फैट बोल देता हूं। फैट का कौन सा स्टेन है भैया, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। कौन से 2 स्पेसिफिक स्टेन होते हैं फैट के लिए, वो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना मेरे को। उसके चेरी रेड स्पॉट्स, मैंने बोला चेरी रेड स्पॉट कैसा दिखता है भैया, ये फोटो दे देंगे आपको, चेरी रेड स्पॉट है। अब क्या चेरी रेड स्पॉट की नीमन-पिक डिजीज में दिखता है क्या, नहीं ऐसा नहीं होता। चेरी रेड स्पॉट को याद करने के लिए एक सिंपल सा निमोनिक होता है कि जो चेरी के ट्री होते हैं वो बहुत बड़े नहीं होते। चेरी ट्री नेवर ग्रोस टॉल। क्या क्या
किसमें किसमें दिखता है, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन में दिख सकता है चेरी रेड स्पॉट, टे सेक्स डिजीज में दिख सकता है, निमनपेक डिजीज में दिख सकता है, गॉचर्स में दिख सकता है और ट्रॉमा में दिख सकता है। बस कैसे डिफरेंशिएट करोगे, गॉचर में आपको वो क्रम्पल टिश्यू पेपर अपीयरेंस दे देंगे, निमनपेक में हिपैटोमीगैली और फोम सेल्स की आपको फोटो दे देंगे, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन में तो आंख वाक की हिस्ट्री देंगे और ट्रॉमा में ट्रॉमा की हिस्ट्री देंगे। बस निमनपेक और टे सेक्स को आपस में कैसे डिफरेंशिएट करना है वो थोड़ा कंफ्यूजन है, उसको बता के जाऊंगा मैं आपको। टे सेक्स जैसे आया, टे सेक्स पढ़ के जाओ। टे सेक्स में क्या याद रखना है, एंजाइम डेफिशिएंसी इन टे सेक्स डिजीज क्या है, हेक्सोअमीनिडेज ए, सारे एंजाइम इंपॉर्टेंट है। गॉचर्स में कौन सा था, ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज, निमनपेक में कौन सा था, स्फिंगोमाइलिनेज, टे सेक्स में कौन सा है, हेक्सोअमीनिडेज ए। इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ कोर्स इसका भी ऑटोसोमल रिसेसिव है, रेटिनल फाइंडिंग में चेरी रेड स्पॉट मिलता ही है। बस एक ही डिफरेंशिएट वेक्टर है, मैंने जब अपनी परीक्षा दी थी तब ये क्वेश्चन आया था, न जाने कितने लोगों ने उसको निमनपेक मार्क कर दिया था। बस उसमें एक उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक चीज दे दी थी कि हिपैटोमीगैली नहीं है मरीज को, उन्होंने पूरी पिक्चर ऐसी दे दी थी कि हाँ निमनपेक लग रहा था, निमनपेक लग रहा था, पर कहीं भी सवाल में उन्होंने ये मेंशन नहीं किया था कि मरीज को हिपैटोमीगैली, बल्कि उन्होंने ये लिख दिया था कि देयर इज नो हिपैटोस्प्लेनोमीगैली प्रेजेंट, व्हेनेवर देयर इज नो हिपैटोस्प्लेनोमीगैली प्रेजेंट इट इज टे सेक्स डिजीज। ये पता करके जाओ आज से। उसके बाद ये फैटल होता है अर्ली चाइल्डहुड के साथ साथ में। जैसे ही टे सेक्स डिजीज पढ़ते हो एक और बीमारी पढ़ के जाओ भैया, फाब्रीज डिजीज। एंजाइम कौन सा डेफिशिएंसी होता है, अल्फा गैलेक्टोसिडेज ए, इसका इनहेरिटेंस पैटर्न पता रखना है, ये होता है एक्स लिंक रिसेसिव। बाकी सारे ऑटोसोमल रिसेसिव है, ये होता है एक्स लिंक रिसेसिव, ये आपको पता रखना है। कैरेक्टरिस्टिक स्किन फाइंडिंग क्या होती है, एंजियोकेरेटोमास होते हैं। कॉर्नियल फाइंडिंग बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक होती है, कॉर्नियल वर्टिसेलाटा आपको दे देते हैं फोटोज वो, और मेजर ऑर्गन हार्ट किडनी सब कुछ इन्वॉल्व हो सकता है। भाई इतना पता रखो एंजाइम कौन सा डेफिशिएंट होता है, इनहेरिटेंस पैटर्न क्या है और स्किन में क्या दिखता है, और कॉर्नियल फाइंडिंग क्या है इंपॉर्टेंट इसकी। ये कैरेक्टरिस्टिक स्किन फाइंडिंग है, एंजियोकेरेटोमास होते हैं बहुत ज्यादा, और ये है कॉर्निया वर्टिसेलाटा, इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट फोटो दे देते हैं आपको, सीधे सीधे बताने को देते हैं कि क्या है ये। उसके बाद जैसे ही बात चल रही है आपको ये फोटो भी दे देंगे भैया और बोल देंगे क्या है, क्या है भैया, यह है आपकी अपीयरेंस जो आपको दिखने मिलती है यूरिन माइक्रोस्कोपी पे। सिमिलर अपीयरेंस, मल्टीस क्रॉस अपीयरेंस बोलते हैं इसको। सिमिलर अपीयरेंस अगर ब्लड में दिख रही है तो उसको क्या बोलते हैं, बी फॉर बी, मैंने हिंट ही दे दी कौन सी बीमारी में दिखता है, मलेरिया के साथ साथ पढ़ते हैं वो बीमारी। एक और हिंट दे दिया, आंसर लिखकर जाना कमेंट बॉक्स में उसका कि ये मल्टीस क्रॉस अपीयरेंस यूरिन में है तो फाब्रीज है, अगर ब्लड में है तो क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। जैसे ही मैंने फाब्री बोला आपको समझ में आ जाना चाहिए फार्बर नाम की भी एक डिजीज होती है। फार्बर नाम की डिजीज कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, सेरामाइडेज की डेफिशिएंसी होती है। उसमें क्लिनिकल फीचर में क्या देंगे आपको, पेनफुल सबक्यूटेनियस नोडुलर प्रोग्रेसिव आर्थराइटिस की अगर हिस्ट्री देंगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वो फार्बर डिजीज है। इसकी भी क्या है, ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव है। मैंने सारी चीजें आपको बताई कि जो एक ही चीज है जो एक्स लिंक रिसेसिव, आप बाकी सब आपको ऑटोसोमल रिसेसिव मार्क करके आना है। फाब्रीज डिजीज जो है वही है आपकी एक्स लिंक रिसेसिव। आपको ऐसे ही एक चीज बता के जाता हूं मैं, हर्लर्स डिजीज होती है, हंटर्स डिजीज होती है, उन दोनों में से कौन सी एक चीज एक्स लिंक रिसेसिव है ये पता करके जाना। उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद करनी रहती है, हंटर। हंटर से याद रखो, हंटर के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आंख है, तो आंख इंपॉल किस में होगी, हंटर डिजीज में होगी। यहाँ बोनस देकर जा रहा हूं मैं आपको, सीख कर जाओ। चलो वापस फोटो पे उधर उधर भाग जाते हैं अपन। क्या देखना है फोटो में अपने को, ये फोटो आपसे बार बार पूछी जाती है लिटिल्स एरिया की, किजल ब्लैक प्लेक्सेस की। क्या पूछा जाता है भैया किजल ब्लैक प्लेक्सेस से, ये पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है एपिस्टैक्सिस की, तो भैया लिटिल्स एरिया है, किजल ब्लैक प्लेक्सेस है। आर्टरी जो किजल ब्लैक प्लेक्सस का पार्ट नहीं है, 4 आर्टरी याद रहे ना रहे, सिर्फ इतना पता रख लो। हर बार यही सवाल में पूछते हैं कि पोस्टीरियर एथमोइडल आर्टरी पार्ट नहीं है किजल ब्लैक प्लेक्सस का, इतना पता रखो, 4 भले याद रहे ना रहे। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है कि इट इज साइट ऑफ एंटीरियर नोज ब्लीड। साइट ऑफ पोस्टीरियर नोज ब्लीड क्या है, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखकर बताना। जैसे एपिस्टैक्सिस पढ़ा तो लेट्स जंप टू एपिस्टैक्सिस की। एपिस्टैक्सिस में कैसा सवाल पूछते हैं वो, मोस्ट कॉमन साइट क्या है एंटीरियर एपिस्टैक्सिस की, किजल ब्लैक प्लेक्सस। कौन कौन सी आर्टरी बनाती है भैया, एंटीरियर एथमोइडल, स्फिनोपेलेटाइन, ग्रेटर पेलेटाइन और सुपीरियर लेबल आर्टरी। कुछ भी याद नहीं रहे इतना बता रखना कि पोस्टीरियर एथमोइडल नहीं बनाती। पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस का कॉमन कॉज पूछा था, जवाब मिल गया, स्फिनोपेलेटाइन आर्टरी है। इनिशियल मैनेजमेंट क्या होता है एपिस्टैक्सिस का, डायरेक्ट प्रेशर लगा के रखना 10 से 15 मिनट। अगर नेजल पैकिंग कब इंडिकेटेड है, जब ब्लीडिंग स्टार्ट ही नहीं हुई आपकी, या तो पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस है। एंटीरियर एपिस्टैक्सिस में ब्लीडिंग स्टार्ट ही नहीं हो रही, ब्लीडिंग स्टॉप ही नहीं हो रही आपकी प्रेशर लगाने के बाद भी, या तो मरीज को पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस है। उस केस में आपको मरीज की नेसल पैकिंग करना पड़ेगी, आपको पता रखना है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज दे देते हैं आपको सवाल में, वो कि मरीज को रिकरेंट नेजल हिस्ट्री है और टेलेंजेक्टेसियास हो रहे हैं तो कौन सी बीमारी हो सकती है, तो याद रख के जाओ नाम, हेरिडेटरी हेमोरेजिक टेलेंजेक्टेसियास, दैट इज ऑस्लर वेबर रेंडार सिंड्रोम। ये पता रखना है आपको, ऑस्लर वेबर रेंडू सिंड्रोम, ये आपको याद और याद और याद रखना है। ये मेथड आपसे बार बार पूछ लेते हैं, मनूवर होता है, ट्रॉटर्स मेथड कहते हैं इसको। इसमें जब भी नोज ब्लीड होती है पीछे मुंह नहीं करना होता है, आगे करना होता है। मेरे को आज भी याद है, मेरे को एक बार नाक टूट गई थी मेरी, मैं अपने एमबीबीएस के समय था, वहां मेरा एक इंटेलिजेंट दोस्त था, कहता नहीं पीछे कर नाक, ऐसा नहीं होता, पढ़ के जाओ, नाक को आगे दबा के रखना होता है। जैसे मैंने एक मनूवर बताया आपको ट्रॉटर्स मेथड, ये आपको मनूवर याद आ जाना चाहिए। कौन सा मेथड है ये, क्या बोलते हैं इसको, इट इज नोन एज हेमलिज मनूवर। कब करते हैं, जब फॉरेन बॉडी को ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, जब हेमलिज मनूवर बोल ही रहा हूँ फॉरेन बॉडी को ऑब्स्ट्रक्शन में, तो सारी बीमारी के हिसाब से, सारी एज के हिसाब से ये सारे
सीख कर जाओ मनूवर कौन से होते हैं। अगर कॉन्शियस एडल्ट है, चाइल्ड मोर देन 1 ईयर में अगर है तो आपको हेमलिच मनूवर देना है, उसमें आप एब्डोमिनल थर्स्ट देते हैं, इट इज फर्स्ट लाइन फॉर कंप्लीट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। पर अगर बच्चा है, दैट इज इन्फेंट है, दैट इज लेस देन 1 ईयर है, तो उसको आप हेमलिच मनूवर नहीं दे सकते, उसको आपको क्या देना पड़ेगा, 5 बैक ब्लोस और 5 चेस्ट थर्स्ट। ये याद रखना, 1 साल से नीचे वाले को 5 बैक ब्लोस प्लस 5 चेस्ट थर्स्ट, और 1 साल से ऊपर को और कोई भी एडल्ट हो तो उसको आपको हेमलिच मनूवर देना है। अगर मरीज अनकॉन्शियस है, कोई सा बच्चा हो, बूढ़ा हो, कैसा भी अनकॉन्शियस हो, तो तुरंत सीपीआर देने लगना भैया, और कोई दिमाग मत लगाना अपना। सीपीआर का रेशियो क्या होता है ब्रीदिंग और थंपिंग का, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। प्रेग्नेंट या ओबीज एडल्ट है तो उसको पेट पे भैया नहीं देते थर्स्ट, उसको चेस्ट पे थर्स्ट देना होता है। ये तो बहुत कॉमन लॉजिक है, सिंपल है, इसमें समझाने की जरूरत है नहीं। बस एक और चीज याद रखो कि पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है, अगर मरीज बोल पा रहा है या खांस पा रहा है तो उसको खांसने के लिए इंकरेज करना है, उसको जबरदस्ती हेमलिच मनूवर मत देने लगना, ठीक है। और हेमलिच मनूवर तब तक मत देना जब तक वो कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन में नहीं जा रहा हो, आप उसको खांसने के लिए प्रोग्रेस करते रहना, इंकरेज करते रहना। जैसे ही मैंने आपको गिज़लब्लेक प्लेक्सस की आर्टरी बताई, वहां से आपका दिमाग चल जाना चाहिए कि और कौन सी आर्टरी आपके सवाल में बार बार पूछी जाती है, आपके पेपर में बार बार पूछी जाती है। फेशियल आर्टरी इज द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट रिपीटेड टॉपिक। फेशियल आर्टरी से क्या क्या पूछा जाता है, फेशियल आर्टरी किसकी ब्रांच है भैया, ऑफ कोर्स एक्सटर्नल कैरोटिड की ब्रांच है। टर्मिनल ब्रांच कौन सी होती है फेशियल आर्टरी की, एंगुलर आर्टरी होती है। उसके बाद फेशियल वेन जो होती है वो कम्युनिकेट कैसे करती है, कैवर्नस साइनस से कम्युनिकेट करती है वाया एंगुलर एंड ऑप्थेल्मिक वेन। ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की मेजर ब्रांचेस है। एक कॉमन निमोनिक होता है, सम एनाटोमिस्ट लाइक फ्रीकिंग आउट पुअर मेडिकल स्टूडेंट्स, याद रहे ना रहे सिर्फ इतना बता रखो, फेशियल आर्टरी एक्सटर्नल कैरोटिड की ब्रांच होती है और सुपरफिशियल टेम्पोरल और मैक्सिलरी ऊपर जाके 2 ब्रांचेस बना देती है, इतना पता रखना है यहाँ से। अब जैसे ही मैंने फेशियल आर्टरी आपको बताया, और कौन सी आर्टरी इंपॉर्टेंट होती है जो आपसे पूछी जाती है भैया एनाटॉमी से रिलेटेड, ये पूछा जाता है सर्कल ऑफ विलीस। बार बार पूछा गया है कि कौन सी आर्टरी कौन सी बनाती है, कौन सी नहीं बनाती, क्या हो जाता है क्या नहीं हो जाता है, चलो करके जाते हैं। कौन सी आर्टरी बनाती है भैया, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी और पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ये 5 चीजें मिलकर बनाती है, आपको ये याद रखना है। बेसिलर और वर्टिब्रल इज नॉट अ पार्ट ऑफ सर्कल इटसेल्फ, ये आपको याद रखना है। उसके बाद मिडल सेरेब्रल आर्टरी भी सर्कल का पार्ट नहीं थी, न जाने कितनी बार सवाल पूछा गया है, इतना पता रखो कि मिडल सेरेब्रल आर्टरी सर्कल ऑफ विलीस नहीं बनाती है, बट मिडल सेरेब्रल आर्टरी बहुत सारा सेरेब्रल का पार्ट को सप्लाई करती है, इतना पता रखना। उसके बाद मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एन्यूरिज्म पे बार बार सवाल है, तो एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एन्यूरिज्म। जब भी एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी में दिक्कत आएगी तो बाइटेम्पोरल हेमियोनोपिया होता है, क्योंकि ऑप्टिक काइज़म जो होता है वो कंप्रेस हो जाता है, ये आप सबको पता ही है। सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग इज द फर्स्ट मोस्ट कॉमन। सेकंड मोस्ट कॉमन पूछे तो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, जब भी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी जो है वो कंप्रेस होती है तो वो क्रेनियल नर्व थर्ड वाले को सप्रेस कर देती है, और क्रेनियल नर्व थर्ड जैसे ही कंप्रेस होती है तो प्यूपिल इन्वॉल्व हो जाता है, तो थर्ड नर्व की पाल्सी हो जाती है, आपको पता रखना है। एक आर्टरी ऑफ पेरचेरॉन नया सवाल पूछा है भैया, क्या होता है कि आर्टरी ऑफ पेरचेरॉन एक ऐसी ब्रांच है जो थैलेमाई को सप्लाई करती है, पीसीए की वाया पीसीए थैलेमस को सप्लाई करती है, जिस पर सवाल पूछ लिया था पहले उन्होंने, तो आपको याद रखना है। कोलेटरल सर्कुलेशन रूल होता है, इंटीरियर पोस्टीरियर सर्कुलेशन को दोनों को जोड़ती है आपका ये सर्कल ऑफ विलीस, आपको पता रखना है। एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन कहां से हुआ था सर्कल ऑफ विलीस का, तो इंटरनल कैरोटिड और वर्टिब्रो ब्रेसिलर सिस्टम से हुआ था, एक बार ये भी सवाल पूछ लिया था। ये सब नहीं भी बता रहे तो अब मैं आपको सारे जो सवाल आए थे पहले उसको रिवाइज करवा के जा रहा हूं, ये समझ के चले जाना बस। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ बेरी एन्यूरिज्म क्या है भैया, इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है। सेकंड मोस्ट कॉमन क्या था, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग था। विच आर्टरी नॉट अ पार्ट ऑफ सर्कल ऑफ विलीस, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, याद रखना है। बेरी एन्यूरिज्म कंप्रेसेस ऑप्टिक काइज़म, ऑप्टिक काइज़म को जैसे कंप्रेस हुआ लोकेशन क्या है, इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है, बाइटेम्पोरल हेमियोनोपिया होगा। थर्ड नर्व की पाल्सी हुई है विद एन्यूरिज्म, कौन सी साइट है, ऑफ कोर्स पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, आपको बता चुका हूं मैं। उसके बाद सर्कल ऑफ विलीस प्रोवाइड्स कम्युनिकेशन बिटवीन इंटीरियर पोस्टीरियर सर्कुलेशंस बोथ, इसका काम ही है। आर्टरी ऑफ पेरचेरॉन मैंने बोला था, ये आपसे नया ताजा पका है सवाल है, क्या मतलब वापस आ जाए। आर्टरी ऑफ पेरचेरॉन ऑक्लूजन लीड्स टू व्हाट, इट लीड्स टू बायलैटरल थैलेमिक इन्फार्क्ट्स, ये अभी सवाल पूछा गया है, ये याद रखना है आपको। जैसे मैंने फेशियल आर्टरी आपको बोला था, वहां से अपन सर्कल ऑफ विलीस पे आए थे, तो क्या वो फेशियल आर्टरी तक ही रुक जाते हैं क्या, फेशियल आर्टरी से उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज है, दैट इज व्हाट, दिस इज फेशियल नर्व, व्हिच नाउ क्रेनियल नंबर 7। क्या साल पूछते हैं फेशियल नर्व से, कौन सा न्यूक्लियस होता है भैया इसका, पॉन्स के लोअर पार्ट पे न्यूक्लियस होता है, मोटर न्यूक्लियस व्हिच लाइज मीडियल टू क्रेनियल नंबर 5, ये आपको पता रखना है। टाइप कौन सा होता है इसका, मिक्स नर्व है ये, मोटर पैरासिम्पैथेटिक टेस्ट जनरल सेंसेशन सबके लिए होती है। कोर्स क्या होता है, इंटरनल अकाउस्टिक मीटर से आती है, फेशियल कैनाल, और निकलती कहां से इतना पता रखो, स्टाइलोमास्टाइड फोरामेन से निकलती है, ये पता रखना है। उसके बाद मोटर ब्रांचेस कौन सी है, मोटर ब्रांच को याद करने के लिए एक सिंपल सा निमोनिक दे रहा हूं मैं, टू जेंजीबार बाय मोटर कार। आजकल नए बच्चे जेंजीबार में जा रहे हैं मोटर कार से, टू जेंजीबार बाय मोटर कार मतलब टेम्पोरल, जाइगोमेटिक, बक्कल, मैंडिबुलर, सर्वाइकल, ये 5 ब्रांचेस आप सबको पता है इसके बारे में। ये सप्लाई कब होती है, 5 ब्रांचेस कब निकलती है, स्टाइलोमास्टाइड फोरामेन के बाद से फेशियल नर्व जब निकल जाती है फेशियल
नर्व, उसके बाद ये 5 ब्रांचेस निकलती है, आपको पता रखना है। ये इंपॉर्टेंट फोटो आपसे पूछ लेते हैं कभी कभी, दोनों के न्यूक्लियस आसपास होते हैं, एब्ड्यूसेंट न्यूक्लियस और फेशियल न्यूक्लियस। ये जो फेशियल वाला जो न्यूक्लियस होता है वो फेशियल वाला इसके अराउंड से टर्न होकर फिर बाहर निकलता है, ये आपको पता रखना है, ये आपको पता ही है, इसमें दिमाग लगाने की कोई जरूरत है नहीं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना मेरे को। फेशियल नर्व से और क्या सवाल पूछते हैं भैया, ये टेस्ट सेंसेशन के लिए होता है फ्रॉम एंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग वाया कॉर्डा टिम्पेनाई। उसके बाद पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई किसके किसके लिए होता है, लेक्राइमल नर्व, सबमैंडिबुलर नर्व, सबलिंगुअल ग्लैंड, किसके थ्रू होता है, ग्रेटर पेट्रोजल नर्व और कॉर्डा टिम्पेनाई के थ्रू होता है। फेशियल पाल्सी को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, दो तरीके की फेशियल पाल्सी होती है, अपर मोटर न्यूरॉन, लोअर मोटर न्यूरॉन। जो बेल्स पाल्सी होती है वो लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप की होती है। नर्व इंजर, पेरोटिड इंजरी में अगर नर्व की इंजरी हो जाती है तो कौन सी नर्व इंजर होती है, दैट इज फेशियल नर्व, आपको ये पता रखना है। अब आपको मैं बता रहा हूँ, पेरोटिड की बात कर रहे हैं, पेरोटिड की सर्जरी में एक और नर्व इंजरी होती है जिससे एक सिंड्रोम होता है, फ्रेश सिंड्रोम। फ्रेश सिंड्रोम में कौन सी नर्व इन्वॉल्व होती है, कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिखकर बताना मेरे को, ठीक है। चलो अब अपन आते हैं भैया, फेशियल नर्व किससे एग्जिट होती थी, स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन से एग्जिट होती थी। मसल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन को कौन सप्लाई करता है, ऑफ कोर्स फेशियल नर्व सप्लाई करती है। एंटीरियर 2/3 के टंग सेंसेशन को कौन लेकर जाता है, कोरा टिम्पेनाई लेकर जाती है। कोरा टिम्पेनाई किसकी ब्रांच है, फेशियल नर्व की ब्रांच है। फेशियल पाल्सी हो गई, ड्राई आई हुआ, हाइपर अकसिस हुआ, लॉस ऑफ टेस्ट हुआ, तो लीजन कहां है, फेशियल कैनाल हुआ, लीजन फेशियल कैनाल में है पर कोरा टिम्पेनाई के पहले है। आपको ये पता रखना है कि जब भी ड्राई आई आ जाए, लॉस ऑफ टेस्ट और हाइपर अक्यूसिस आ जाए तो लीजन कहां है, फेशियल कैनाल के पहले है, फेशियल कैनाल में है सॉरी, बट इट इज बिफोर कॉर्डा टिम्पेनाई, इतना पता रखना है आपको। उसके बाद पता रखो कि पैरोटिड गिरेन की सर्जरी हुई, कॉम्प्लिकेशन हुआ तो फेशियल नर्व की इंजरी हो जाती है। उसके बाद अपर मोटर न्यूरॉन, लोअर मोटर न्यूरॉन, फेशियल पाल्सी को डिफरेंशिएट करना आपको आना चाहिए। अपर मोटर न्यूरॉन में अपर वाला एरिया स्पेयर्ड हो जाता है, लोअर मोटर न्यूरॉन में तो पूरा एरिया निकल जाता है। ये क्लासिकल इमेज न जाने कितनी 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 बार पूछी गई है भैया। क्या याद रखना है, हमेशा याद रखो, जब भी अपर मोटर न्यूरॉन में लीजन होता है प्रॉब्लम कहां होगी, कंट्रालेटरल साइड होगी। जब भी लोअर मोटर न्यूरॉन में लीजन है तो प्रॉब्लम कहां है, इप्सिलेटरल साइड होगी। मैंने बोला अगर अपर मोटर न्यूरॉन में लीजन है मतलब सिर्फ नीचे वाला पार्ट इन्वॉल्व है, ऊपर वाला पार्ट इन्वॉल्व नहीं है, और लोअर मोटर न्यूरॉन में लीजन है पूरा पार्ट इन्वॉल्व है। कंट्रालेटरल इप्सिलेटरल का कांसेप्ट आपको पता ही है। अपर मोटर न्यूरॉन में अपोजिट वाली साइड इन्वॉल्व है, ये पता रखना। अगर मेरे को राइट साइड में प्रॉब्लम है और सिर्फ लोअर हाफ में प्रॉब्लम है, मतलब अगर मेरे को फेशियल नर्व हुई होगी तो कौन सी साइड की हुई होगी, ऑफ कोर्स लेफ्ट साइड की हुई होगी, दैट टू अपर मोटर न्यूरॉन लीजन। पर अगर मेरे को पूरा राइट साइड का फेस मेरा इन्वॉल्व है, राइट साइड का फेस अगर मेरा इन्वॉल्व है तो पूरा इन्वॉल्व है, तो मेरे को कौन साइड की पाल्सी हुई होगी, मेरे को राइट साइड की ही लोअर मोटर न्यूरॉन की फेशियल पाल्सी हुई होगी। आज से कंसेप्ट क्लियर करके जाना। अगर ये कंसेप्ट बढ़िया लिखे तो मजा 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 लिख कर जाना कमेंट बॉक्स में। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि फेशियल नर्व की कॉर्डा टिम्पेनाई ब्रांच है जो टंग से क्या ले जाती है, टेस्ट सेंसेशन लेकर जाती है। तो क्या टंग से टेस्ट सेंसेशन में वो सिर्फ कॉर्डा टिम्पेनाई पूछते हैं, नहीं, बाकी सारी चीजें ही पूछ के जाते हैं। तो एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग से कौन कौन सी नर्व लेकर जाती है भैया आपके सेंसेशंस, V3 मतलब ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांच, लिंगुअल नर्व, 7th क्रेनियल नर्व, कॉर्डा टिम्पेनाई नर्व। उसके बाद पोस्टीरियर 1/3 की कौन सी नर्व लेकर जाती है, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व लेकर जाती है। पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट कौन सी नर्व लेकर जाती है, तो वेगस नर्व लेकर जाती है। वेगस नर्व जो है वो एंटीरियर टू एपिग्लॉटिस होती है, आप सबको पता ही है। फिर उसके बाद ये सारी टंग की सेंसेशंस हैं जो बार बार पूछी गई है। एक ये पता रखो बस कि ऑल मसल्स आर इनर्वेटेड बाय ऑफ टंग आर इनर्वेटेड बाय हाइपोग्लॉसल नर्व एक्सेप्ट पैलेटोग्लॉसस व्हिच इज इनर्वेटेड बाय पैलेटल ब्रांच ऑफ वेगस नर्व। ये पता रखना सारी टंग की मसल्स जो हैं, ओरल कैविटी की मसल्स हैं, वो हाइपोग्लॉसल नर्व से सप्लाई होती है एक्सेप्ट पैलेटोग्लॉसस व्हिच इज सप्लाइड बाय वेगस नर्व। ये सप्लाई मुझे एक्सेप्शन वाली चीजें पूछ लेते हैं भैया बहुत बार वो। अब जैसे ही मैंने आपको बोला था न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस जो फेशियल नर्व का होता है, तो बाकी और सारे न्यूक्लियस पढ़ के चले जाओ एनाटॉमी में, क्या नुकसान हो जाएगा अपना। न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस इज विसरल सेंसरी न्यूक्लियस। कौन कौन सी इसमें क्रेनियल नर्व होती है, 7, 9, 10। किस लिए होता है ये, एंटीरियर 2/3, पोस्टीरियर 1/3 और एपिग्लॉटिस की सेंसेशन के लिए। कैरोटिड साइनस में बेरो रिसेप्टर होता है, फॉर हाइपरटेंशन में होता है ये, उसमें भी अगर कौन सा आपको न्यूक्लियस लगता है तो दैट इज न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। एक बार सवाल पूछा गया था। न्यूक्लियस एम्बिगस होता है, न्यूक्लियस एम्बिगस किसके लिए होता है, फेरिंग्स, लेरिंग्स और सॉफ्ट पैलेट के मोटर सप्लाई के लिए होता है। फेरिंग्स लेरिंग्स की मसल्स कौन कौन सी है भैया, कौन सप्लाई करता है उसको, वेगस नर्व, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। तो 9, 10, 11 ये आपको पता रखना है। प्रॉब्लम होगी तो क्या होगा, डिस्फेजिया होगा, आप सबको पता है। अगर डॉर्सल मोटर न्यूक्लियस है 10th नर्व का, तो क्रेनियल नंबर 10 इन्वॉल्व होती है, वेगस इन्वॉल्व होती है। एक स्पाइनल न्यूक्लियस होता है क्रेनियल नंबर 5 का, वो किसके लिए होता है, फेस ईयर पेन के लिए होता है। एक मेसेंसिफेलिक न्यूक्लियस होता है क्रेनियल नंबर 5 का, वो याद रखना है कि मेसेंसिफेलिक न्यूक्लियस इज फॉर जॉ जर्क। जॉ जर्क इज इक्वल्स टू मेसेंसिफेलिक न्यूक्लियस, सवाल पूछा जाता है ये। उसका सॉलिटरी ट्रैक्ट है, सॉलिटरी ट्रैक्ट इज रिलेटेड टू व्हाट, इज रिलेटेड टू न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। आपके मेजर सवाल पूछे गए न्यूक्लियस सिफेलिक से, न्यूक्लियस एम्बिगस से और न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस से। क्या क्या सवाल पूछे गए पहले, एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग गोस टू व्हिच न्यूक्लियस, ऑफ कोर्स न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। 7, 9, 10 उसके बाद न्यूक्लियस रिसीविंग बेरो रिसेप्टर, ऑफ कोर्स वापस न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस 7, 9, 10। और कौन सी नर्व के साथ आता है, ये ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व के साथ आता है आपके बेरो रिसेप्टर वाले सिग्नल, ये आपको पता रखना है। उसके बाद अगर आपके मरीज को वो ऐसा दे दें
डिस्फेजिया है और हॉर्सनेस है, इन मेडुलरी स्ट्रोक कौन सा न्यूक्लियस इन्वॉल्व हुआ है, विच न्यूक्लियस इज इन्वॉल्व, न्यूक्लियस एम्बिगस इज इन्वॉल्व, दैट्स व्हाई न्यूक्लियस एम्बिगस और इंपॉर्टेंट, फेरिंग्स, लैरिंग्स और सॉफ्ट पैलेटी कोई सी मसल न्यूक्लियस एम्बिगस बोल देना भैया 9 10 11। पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस ऑफ वेगस नर्व कहां पर होता है, डोर्सल मोटर न्यूक्लियस होता है। और पेन टेम्परेचर फ्रॉम एक्सटर्नल ईयर वाया क्रेनियल नंबर 10 कौन सा न्यूक्लियस होता है, दैट इज स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ क्रेनियल नंबर 5। ये सारे न्यूक्लियस से बार बार सवाल पूछे गए हैं। सबसे पहले अपन ने शुरुआत करी थी कलर कोडिंग ऑफ गॉस, तो वापस आओ कलर कोडिंग पे। और कौन कौन सी कलर कोडिंग पूछी जाती है, एनेस्थीसिया से पूछा जाता है भाई कि सिलेंडर की ग्लास कलर कोडिंग कौन कौन सी होती है। अगर ऑक्सीजन है तो ब्लैक बॉडी होगी और व्हाइट शोल्डर होगा, नाइट्रस ऑक्साइड है तो ब्लू बॉडी होगी और कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो ग्रे कलर होगा। ये तीन चीजें बार बार पूछी गई, अपन ने इसमें अपने आप को सीमित रखा है। उसके बाद ट्रायज में भी बहुत पूछ लेते हैं कौन से ट्रायज में टैग कलर होते हैं। ट्रॉमा का मरीज आ जाता है तो अगर रेड मरीज है मतलब इमीडिएट है, प्रायोरिटी उसको इमीडिएटली देना है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। येलो उसको ट्राई कलर कब देना है, जब डिलेड है, स्टेबल है बट अर्जेंट है, सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देना है, रेड वाले को। ग्रीन मतलब क्या है, माइनर है, वॉकिंग वुंडेड पेशेंट है। और ब्लैक मतलब मॉरिबुड या डेड पेशेंट, ये बता रखना है। ब्लैक पे बार बार सवाल पूछा गया है, मॉरिबुड डेड पेशेंट को आप कौन सी प्रायोरिटी देते हैं, कौन सा कलर देते हैं। अपन ने चालू किया था भैया गॉस के कलर से, एंड वापस किया सर्जरी का एक ट्रायज का कलर लेके, बीच में न जाने कहां कहां घुस गए, क्या सॉल्व कर लिया, मजा आ गया। अब कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना अगर ये लेक्चर अच्छा लगा तो मजा आया। टाइमिंग का मैंने पूछा था आपको, टाइमिंग का भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, और 200 कमेंट चाहिए अपने को। संडे कौन सी टाइमिंग पे डालना है बता देना आपने। चलिए थैंक यू।